नमस्कार दोस्तों। तसल्ली से बैठने के लिए कहा और कहा कि रोना बंद करो और बताओ कि क्या बात है। वह कहने लगी कि मैडम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक महिला हो और एक महिला ही दूसरी महिला की तकलीफ़ों को समझ सकती है। मैंने कहा हाँ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बताओ क्या बात है। मुझे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी। वह कहने लगी कि दरअसल 1 साल से मेरे ससुर वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर पति और एक जेठ हैं। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पापा गांव के जमींदार हैं। उन्होंने मुझे शादी में बहुत सारा दहेज दिया था और कुछ करोड़ रुपए कैश भी दिए थे। ऐसा सिर्फ मेरे ससुराल वालों के कहने पर हुआ था। मेरे पिता के पास इतना था कि उन्होंने दहेज में मुझे मेरे ससुराल वालों के कहने के मुताबिक सब कुछ दिया था। मगर मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र अभी 18 साल है। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया हुआ है। इतना ढेर सारा दहेज और करोड़ों की रकम मिलने के बाद भी उन लोगों का लालच पूरा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो वो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन बाद में मेरी सास और मेरा पति बार बार मुझे मेरे मायके भेज देते और कहते थे कि अपने पिता से पैसे लेकर आ। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने पिता से लेकर आती रहती थी। मगर मैंने कभी अपने पिता को यह नहीं बताया था कि पैसे मांगने के लिए मुझे मेरे ससुराल वालों ने भेजे हैं। लेकिन जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए और मेरा भाई बचा तो मैं अपने भाई से तो पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वह तो खुद अभी कम उम्र का है और शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। लेकिन पिताजी के मरने के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करना छोड़ दिया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा और वह हर दिन मुझे ब्लैकमेल करते रहते कि अपने भाई से जाकर पैसे लेकर आओ, अपने भाई के जाकर कीमती सामान लेकर आ। मैं अपने ही मायके में चोरी करने लगी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पति मुझे बहुत मारते थे। ससुर और जेठ कहते थे कि हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुझे अपना घर बसाना है तो अपने मायके जाकर पैसे लाने ही होंगे। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत तंग आ गई थी। फिर मुझे एक दिन एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे मेरे ससुराल की एक नौकरानी ने बताया था कि आप इन लोगों की इच्छा अनुसार चलती रहा करो, वरना यह आपके साथ भी वैसे ही करेंगे जैसा बड़ा भाभी के साथ किया था। बड़ी भाभी मतलब मेरी जेठानी, मेरे जेठ की पत्नी। मैं नौकरानी से पूछा था कि बड़ी भाभी के साथ क्या हुआ था, क्या मेरे जेठ पर पहले से ही शादीशुदा है? क्योंकि जब मेरा रिश्ता मेरे ससुराल में तय हुआ था तो मेरे पिताजी को बताया गया था कि मेरी जेठानी नहीं किसी बीमारी के कारणवश दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया था कि वह किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से नहीं गई बल्कि उनको मारा गया था। उसने बताया था कि उनको भी इसी तरह पैसे लाने के लिए बार बार कहा जाता था, मगर बड़ी भाभी गरीब घर की थी। उनके पिता ने जैसे तैसे शादी के अच्छे अच्छे दहेज और लाखों रुपए की रकम का बंदोबस्त कर दिया था। वह इतने गरीब थे कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने के लिए उन्होंने अपना भी घर दांव पर लगा दिया था। और फिर उसके बाद वह दर दर के ठोकरें खाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज में दे दिया था। मेरी जेठानी के घर वालों के पास शादी के बाद कुछ भी नहीं बचा था। उनके बूढ़े माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। इतने पर भी मेरे ससुराल वाले मेरी जेठानी के साथ मारपीट करते थे। उनसे कहते थे कि आप अपने माता पिता से जाकर इतनी रकम लेकर आ। मगर मेरी जेठानी अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह घर से पैसे लेने के लिए निकल तो जाती थी, लेकिन वह यह बात जानती थी कि उसके माता पिता के पास जब कुछ है ही नहीं तो वह उसे पैसे या किसी से भी तरह से कुछ नहीं दे सकते। इसलिए वह बेचारे खामोशी से अपने पति की और अपनी सास की मार खाती रहती थी। मेरी सास को जब लगा कि बड़ी बहू तो किसी काम की नहीं रही, इसके माता पिता के पास भी अब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरी जेठानी की जान ले ली। उन्होंने किचन में जाकर गैस खुली छोड़ दी और घर में बाकी सदस्य बहाने से घर से बाहर चले गए। बड़ी भाभी जब किचन में किसी काम के लिए गई और उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो पूरे घर में आग लग गई और इस तरह उनकी मौत हो गई। किसी को शक भी नहीं हुआ कि उन्हें मेरी सास ने मारा था। लोगों को यही लगा कि सिलेंडर फटने से मेरी जेठानी नहीं मौत हो गई। नौकरानी ने मुझे यह सब कुछ बताया था। उसके बाद नौकरानी ने मुझे यह भी बताया था कि मेरे खुद के पति का भी एक जगह रिश्ता तय हुआ था। उन्होंने लड़की वालों से पैसों की ब्रांडेड सम्मान की मांग की थी, मगर लड़की वाले उनकी मुंह मांगी रकम का बंदोबस्त ना कर सके, इसलिए यह लोग लड़की के द्वार से बारात वापस लेकर गए थे। फिर मेरी शादी जब इस घर में हुई तब
मेरे साथ भी यही सब कुछ होने लगा। नौकरानी की बातों पर मुझे यकीन आ गया था कि जरूर इन लोगों ने मेरी जेठानी की जान ली होगी, क्योंकि यह लोग बहुत लालची लोग हैं और अपना लालच पूरा करने के लिए यह किसी की भी जान ले सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का लालच दिन बदीरा बढ़ता जा रहा था। पूरे 1 साल तक मैंने अपने पति की और ससुराल वालों की मार खाने से बचने के लिए उन्होंने जो कहा मैंने वैसा ही किया था, लेकिन अब वह लोग कुछ और चाहते थे। इन लोगों को नियत मेरे पिता की जायदाद पर है। मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे भाई को जान से मारने पर उकसा रहे हैं। मेरे पिता के मरने के बाद मेरे पिता की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरे भाई की हुई। उन लोगों का कहना है कि तुम अपने भाई को, तुम्हारा भाई रास्ते से हट जाएगा तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और फिर तुम इस घर में खुशी खुशी रहोगी। हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन मैं अपने भाई की जान कैसे ले सकती थी? इन लोगों का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं बहुत तंग आ गई थी। वो लड़की मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैडम जी, मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकती, क्योंकि ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरे भाई की जान लेने पर मेरे ससुराल वालों को लालच का भी अंत नहीं होगा। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। आपसे पहले भी मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास अपनी शिकायत लेकर गई थी। वह पुलिस ऑफिसर मेरे ससुराल आया और उसने बजाय मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट करने के मेरी ही शिकायत मेरे पति से कर दी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बहुत तरह से पीटा था, क्योंकि वह पुलिस वाला उनके हाथों बिका हुआ था। मेरे तो मर्द जात से ही भरोसा उठ गया है। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि एक औरत ही औरत की तकलीफ को समझ सकती है। इस लड़की की कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। शायद मेरी शादी भी सोहन के साथ हो जाती तो आज इसकी जगह मैं अपनी किस्मत को रो रही होती। फिलहाल मैंने इस लड़की से कहा कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ और अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ बता दो, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने अपने ससुराल वालों की सारी डिटेल मुझे बता दी थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं मैडम अपने ससुराल वालों का फ़ोटो लेकर आई हूँ। उसने वह फ़ोटो जब मुझे दिखाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि यह बेबस लड़की जो मेरे सामने खड़ी हुई थी यह कोई और नहीं बल्कि सोहन की पत्नी थी। वही सोहन जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी और वह बारात लेकर अपने परिवार के साथ वापस चला गया था। अब मुझे समझ आया था कि सोहन और उसके परिवार वाले कितने घटिया लोग हैं। यह लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना लालच पूरा करना चाहते हैं। ये लोगों का धंधा ही यही है। मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उस दिन भी वह लड़की अपने घर से बाहर अपने मायके से पैसे लेने के लिए निकली थी। उसके ससुराल वालों का खामोश करवाने के लिए मैंने उसे थोड़े पैसे दिए थे, ताकि वह बेचारी अब घर जाए तो उसे मार खानी न पड़े। उसके घर वालों का कहना था कि तुम अपने भाई को किसी भी तरह हमारे घर पर बुला लो, ताकि हम उसकी जान ले सकें और इस काम में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मगर वह बेचारी लड़की अपने भाई की जान कैसे ले सकती थी? तभी तो मजबूरन उसे मेरी सहायता लेनी पड़ी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन लोगों का भांडा फोड़ कर रहूंगी, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर ही रहूंगी। इसलिए मैंने इन लोगों के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। मैंने अपने पुलिस कर्मियों को भेजकर इन लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। मुझे पता चला कि सोहन और उसका परिवार ऐसा ना जाने कितने सालों से कर रहे हैं। उनके यहाँ के मर्द कोई काम धंधा तो करते नहीं, बस इसी तरह से इन्होंने पैसे कमाने का नया सिस्टम शुरू कर दिया था। मैं अपनी पुलिस फोर्स को लेकर कोर्ट में ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंच गई थी। उनको अरेस्ट करने के लिए मैं जैसे ही सोहन के घर पहुंची तो मैंने अपने हवलदार से सबके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने के लिए कहा। मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर उन सब के पसीने छूट गए थे। सोहन का भाई कहने लगा कि यह क्या हरकत है, हमारे घर में घुसकर हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? आखिरकार हमने क्या किया है? मैंने उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाया और कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में नहीं घुसी हूँ, बल्कि कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। मैं अभी बताती हूँ कि तुम लोगों ने क्या आरोप किया है। मैं रसिका के पास गई और कहने लगी कि तुम लोग अपने घरों की बहुओं को दहेज के प्रताड़ित करते हो। वह नौकरानी जिसने रसिका को उसके जेठानी की पूरी कहानी सुनाई थी कि किस तरह इन्होंने उसकी जेठानी की जान ली थी, और उस नौकरानी को भी हमने पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे सारी पूछताछ कर ली थी। वो लोग कहने लगी कि आप झूठ बोल रही हो, हमने किसी की जान नहीं ली। मैंने नौकरानी को बुला लिया था, जिसने सबके सामने यह बात कबूल की थी कि हाँ, इन लोगों ने बड़ी भाभी की हत्या की है और यह उनको भी पैसों के लिए उनके मायके भेजा करते थे और छोटी भाभी के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मैंने कहा बस तुम लोगों के लिए इतने ही सबूत काफ़ी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सबूत हो तो तुम लोगों के मैं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ लोग हो। इन लोगों के घर में पुलिस को देखकर आसपास के लोग भी घर में इकट्ठा होने लगे थे और मोहल्ले वालों के बीच यह सारा तमाशा हो रहा था।
मैंने कहा, एक दिन तुम्हारे छोटे बेटे ने पैसों की डिमांड की थी और एक मामूली मजदूर के घर जाकर उसकी बेटी से शादी रचाने का वादा किया था, मगर उसके पिता ने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया, इसलिए आपके बेटे ने उस आदमी पर हाथ भी उठाया था। बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठाने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में भी तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जितने भी अब तक के तुम्हारे आरोप हैं वह सारे ही आरोप मेरे सामने हैं। इतने में ही सोहन के पिता मेरे आगे हाथ जोड़कर आए और कहने लगे कि बेटा हमें छोड़ दो, बेटा कुछ देखकर फैसला कर लेते हैं। मुझे पता है तुम हमसे नाराज हो। मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि एक दिन हमारी बिटिया पुलिस ऑफिसर बनेगी, मगर इसने मेरी बात कर यकीन नहीं किया। मैंने उसके हाथ को पीछे किया और कहने लगी कि कौन सी बिटिया, मैं तुम लोगों की बेटी नहीं हूँ। तुम्हें दूसरों की बेटियों का कोई दर्द नहीं है। तुम लोगों को तो बस दूसरों की बेटियों से अपना फ़ायदा पूरा करना होता है और अपना लालच पूरा करना आता है। अब तुम लोग अपना लालच जेल में चलकर पूरा करना। उन लोगों ने काफ़ी हाथ पैर मारे। परिवार लगभग सभी लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, मगर मुझ जैसी आईपीएस ऑफिसर के आगे उन लोगों की कहाँ चलनी थी। मैंने रसिका को इंसाफ दिलाया और उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। रसिका मेरी आभारी थी। इन लोगों का घर रसिका के हवाले कर दिया गया था और उसकी जेठानी ने बूढ़े माता पिता को ढूंढकर उनकी भी आर्थिक मदद की थी। मेरे माता पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन लोगों ने भी अपना सर पकड़ लिया था। मैंने कहा, पापा अगर आप मेरी शादी उस दिन सोहन के साथ करवा देते तो आज रसिका की जगह मैं इन लोगों के लालच का शिकार हो रही होती। आपने देखा कि ऐसे लालची लोगों का लालच कभी भी पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ राजा सजा देनी चाहिए। पापा कहने लगे कि बेटा मुझे तुम बहुत गर्व है। मुझे अपनी बेटी की फीलिंग्स बहुत कुछ बन सकती है। अगर हम बेटियों को सक्षम बनाएं, बेटियों को इस समाज से लड़ना सिखाएं तो हमारी बेटियां अपने लिए खुद लड़ सकती हैं। लेकिन अगर हम यह सोचकर अपनी बेटियों की शादी कर दें कि ससुराल में वह सही सलामत रहेंगी जबकि कुंवारी रहेंगी तो समाज उसे नोच खाएगा। मगर कुछ ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं जो हमारी बेटियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपनी बेटियों की शादी बड़ी सोच समझकर अच्छे घरों में कीजिए जहां आपसे ज़्यादा दहेज की डिमांड ना की जा रही हो। क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी आपकी बेटी को वह लोग तंग नहीं करेंगे। दहेज उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अपनी बेटियों के लिए किसी से हम सफ़र की तलाश करिए जो आपकी बेटी को भी खुश रखे और दहेज की भी डिमांड ना करे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट जल्दी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नई कहानी में।